नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज ईरान युद्ध के सिर्फ 11 दिन हुए हैं, लेकिन पूरी दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई में लगभग 20% की कमी आ चुकी है। सऊदी अरब, यूएई और इराक जैसे देशों ने हर दिन 5 से लेकर 30 लाख बैरल तक तेल का उत्पादन कम कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का लगभग 26% तेल गुजरता है, लेकिन इस रास्ते से तेल की सप्लाई लगभग बंद हो चुकी है। यह दुनिया का सबसे बड़ा तेल संकट है। आप यह समझ लीजिए कि इस युद्ध में होने वाले हर नुकसान का बिल अब आप तक पहुंचना शुरू हो गया है, जिसका आपके घरेलू बजट पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। इस तेल संकट से पाकिस्तान की हालत अब बहुत खराब हो चुकी है। पाकिस्तान में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। सरकारी दफ्तर हफ्ते में सिर्फ 4 दिन खुलेंगे और वहां के सभी सांसदों की सैलरी में भी कटौती की गई है और सरकारी गाड़ियों में अब सिर्फ 50% तेल डलेगा। बांग्लादेश में भी सभी यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया गया है। साथ ही पेट्रोल और डीजल खरीदने की एक सीमा तय कर दी गई है। अब आप जितना चाहे उतना पेट्रोल डीजल बांग्लादेश में नहीं खरीद पाएंगे। आज हम आपको यह बताएंगे कि इस तेल संकट का भारत पर क्या असर पड़ेगा, आप पर क्या असर पड़ेगा और भारत की सरकार इसके लिए कितनी तैयार है। लेकिन उससे पहले आपको अपने अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है यह भी देखना चाहिए। और आखिर में आपको यह दिखाएंगे कि आंध्र प्रदेश में मिलावटी दूध पीने से 11 लोगों की मौत हो गई। इस दूध में एक ऐसा खतरनाक केमिकल पाया गया जिसका इस्तेमाल गाड़ियों में किया जाता है। जिस दूध को हमारे देश में अमृत माना जाता है, जिसे शुद्धता के साथ जोड़कर देखा जाता है, जिसे हर मां पूरे भरोसे के साथ अपने बच्चे को पिलाती है, आज उसी दूध में, उसी देश में सबसे ज्यादा मिलावट हो रही है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं इस वक्त की, आज की सबसे बड़ी और चिंताजनक खबर। ईरान युद्ध की वजह से अब दुनिया एक बहुत बड़े तेल संकट की तरफ बढ़ रही है और अब इसका असर आपके बजट पर, आपकी रसोई पर भी पड़ सकता है और दुनिया भर में तेल की सप्लाई में अब भारी गिरावट आई है। आप यह समझ लीजिए कि अभी तक युद्ध की जितनी सारी तस्वीरें आप देख रहे थे, इन हमलों की तस्वीरें, इस आग की तस्वीरें, इन फाइटर जेट्स की तस्वीरें, इन मिसाइलों की तस्वीरें, अब हर उस हमले का बिल आप तक पहुंचना शुरू हो गया है। आपको भी इसका बिल भरना पड़ेगा। आज इस युद्ध का सिर्फ 11वां दिन है। अभी तो सिर्फ 11 दिन हुए हैं और 11 दिन में ही इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब इतने कम समय में इतना बड़ा तेल संकट पूरी दुनिया में खड़ा हो गया है। तेल की कमी की वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी कमजोर अर्थव्यवस्थाएं पहले ही बहुत परेशानी में आ गई हैं। दुनिया की ज्यादातर अर्थव्यवस्थाओं पर, यानी ज्यादातर देशों पर अब इस तेल संकट का बुरा असर दिखना शुरू हो गया है। तो सबसे बड़ा सवाल आज ये है कि ये हुआ क्यों। दुनिया में हर रोज लगभग 10 करोड़ बैरल कच्चे तेल की सप्लाई होती है। एक अनुमान के मुताबिक अभी दुनिया में प्रतिदिन लगभग 2 करोड़ बैरल कच्चे तेल की सप्लाई कम हो गई है। पहले 10 करोड़ होती थी, अब 8 करोड़ हो रही है। यानी अभी तक कच्चे तेल की सप्लाई में लगभग 20% की कमी आ चुकी है। मध्य पूर्व के कुछ देशों जैसे सऊदी अरब ने हर रोज 20 लाख से 25 लाख बैरल तेल का उत्पादन कम कर दिया है। यूएई में भी प्रतिदिन 5 लाख से लेकर 8 लाख बैरल तक तेल का उत्पादन कम हो चुका है, जबकि इराक ने भी प्रतिदिन लगभग 30 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन कम कर दिया है। आपने ये देखा होगा कि हाल के दिनों में लगातार तेल की रिफाइनरीज पर हमले हुए हैं दोनों तरफ से। पिछले कुछ दिनों में दुनिया भर में जिस कमोडिटी में सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है वो है कच्चा तेल, यानी क्रूड ऑयल। युद्ध शुरू होने से पहले यानी 27 फरवरी को दुनिया में कच्चे तेल की कीमत थी $72 प्रति बैरल। युद्ध शुरू होने के 10वें दिन यानी 9 मार्च को इसका भाव लगभग $120 प्रति बैरल तक चढ़ गया और आज जब मैं आपको यह खबर सुना रहा हूं तो आज तेल का भाव है लगभग $91 प्रति बैरल, यानी 120 तक गया और अब थोड़ा कम होकर $91 पर आया है आज। लेकिन युद्ध होने से पहले, शुरू होने से पहले $72 था भाव। अब आप ये समझ लीजिए कि इस युद्ध में मिसाइल से जो हमला हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है, उसका बिल
आप तक पहुंचना शुरू हो गया है और इसका आपके घरेलू बजट पर भी असर पड़ेगा, इसलिए आप भी तैयार हो जाइए। अब आपको यह बताते हैं कि इस युद्ध की वजह से दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई चेन कैसे टूट गई और इसे लेकर इतनी ज्यादा चिंता क्यों है। दुनिया भर में अलग अलग रास्तों से कच्चे तेल की सप्लाई होती है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के बीच में है, वहां से पूरी दुनिया का लगभग 29% तेल गुजरता है। यह दुनिया का सबसे व्यस्त तेल मार्ग है। मध्य पूर्व से चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और एशिया के देशों में जाने वाला तेल यहीं से होकर गुजरता है और इसी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लगभग 26% तेल गुजरता है। खाड़ी देश जैसे सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई और ईरान का लगभग सारा के सारा तेल इसी रास्ते से होकर पूरी दुनिया तक पहुंचता है। इस समय इस इलाके में युद्ध चल रहा है और फिलहाल इस रास्ते से कच्चे तेल की सप्लाई लगभग बंद हो चुकी है। अब दुनिया भर में अलग अलग रास्तों से कच्चे तेल की सप्लाई की जा रही है, लेकिन इससे कुछ खास फायदा होगा नहीं, क्योंकि दूसरे रास्ते बहुत ज्यादा लंबे हैं और मध्य पूर्व ही तेल निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र है, क्योंकि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं बड़े बड़े, वो सब मिडिल ईस्ट में है, पश्चिम एशिया में है और यही वो देश हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित इस समय हो रहे हैं इस युद्ध से। इस युद्ध से कच्चे तेल की कीमत में जो तेजी आई है, उसने पिछले 53 साल, आप ये समझ लीजिए कि 53 साल पहले के इतिहास को फिर से ताजा कर दिया है, फिर से दोहरा दिया है। आज आपको बताते हैं कि 1973 में इससे पहले ऐसी स्थिति आई थी। वर्ष 1973 में अरब देशों और इजराइल के बीच योम किपुर युद्ध हुआ था। इसे कहते हैं योम किपुर युद्ध। इस युद्ध में अरब देश जैसे इजिप्ट और सीरिया ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया था और इस युद्ध में अमेरिका ने तब इजराइल का साथ दिया था। जैसे आज इजराइल और अमेरिका एक टीम में है, तब भी ऐसे ही थे। और इससे नाराज होकर अरब देशों ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को तेल बेचना या समझ लीजिए कि तेल देना बंद कर दिया था। इससे कच्चे तेल की कीमत 300% बढ़कर $3 से बढ़कर तब $12 हो गई थी। आज से 53 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं। उस समय अमेरिका सहित कई पश्चिमी देशों में जगह जगह पेट्रोल पंप्स पर गैस और पेट्रोल खत्म होने के नोटिस लगा दिए गए थे। तेल कहीं मिल नहीं रहा था आम लोगों को और आम जनता को पेट्रोल की सप्लाई बहुत ही सीमित कर दी गई। वर्ष 1947 से लेकर 1973 के बीच पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्थाओं में बहुत तेजी से विकास हुआ था, लेकिन इस युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ गई थी। इससे पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्थाओं में सबसे बड़ा आर्थिक संकट आया। वहां महंगाई और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई और आर्थिक विकास उस समय रुक गया था इस तेल की कमी की वजह से। और इस घटना ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया और इसके बाद 3 सबसे बड़े बदलाव किए गए। पहला, दुनिया भर में कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने की कोशिश शुरू हुई और ऊर्जा के दूसरे विकल्पों की खोज शुरू हुई। पश्चिमी देशों को, बड़े बड़े देशों को, ये समझ में आया कि हम कब तक सिर्फ इस कच्चे तेल पर आधारित रहेंगे और ये कच्चा तेल जो है ये खाड़ी देशों के मुट्ठी में है और अगर किसी दिन इन्होंने सप्लाई बंद कर दी, जैसा कि उन्होंने पहले किया था, तो फिर हम लोग क्या करेंगे। इसका मतलब कुछ और नई खोज की जाए जिससे कच्चे तेल का विकल्प सामने आए। और आपने देखा होगा उसके बाद बहुत सारे विकल्प आए। गाड़ियां और दूसरी जो चीजें हैं वो सीएनजी से चलने लगी। इसके बाद इलेक्ट्रिक गाड़ियां आई और भी बहुत सारे विकल्प तलाशे गए ऊर्जा के। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की स्थापना की गई और उसने ये सलाह दी कि दुनिया के देश कम से कम 40 से 50 दिनों का कच्चा तेल का रिजर्व अपने यहां पर हमेशा बचा कर रखें। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े देश हैं, अच्छी अर्थव्यवस्थाएं, वो कम से कम 40 से 50 दिन का तेल का रिजर्व अपने देश में बचा कर रखते हैं कि मान लीजिए कभी कोई ऐसी क्राइसिस की स्थिति आ गई, कोई आपातकाल ऐसा हो गया जैसा कि इस समय चल रहा है, तो हमारा देश रुके नहीं। कच्चा तेल का रिजर्व हमारे पास होना चाहिए लगभग 2 महीने का। और तीसरा बड़ा बदलाव यह हुआ कि छोटी और एनर्जी एफिशिएंट कार्स बनाने की शुरुआत हुई और आज के समय में BS6 जैसी टेक्नोलॉजी उसी सोच का परिणाम है। तो ये 3 बड़े बदलाव 1973 के बाद किए गए, जब पश्चिमी देशों ने यह देखा कि अगर किसी दिन तेल की सप्लाई रुक गई
तो उनका पूरा देश ही रुक जाएगा। वर्ष 1973 के बाद दुनिया में कच्चे तेल में कब कब बड़ी बड़ी तेजी आई है और क्यों आई है, अब जरा ये भी देखिए। वर्ष 1990 में इराक और कुवैत युद्ध के दौरान कच्चे तेल में लगभग 173% की तेजी आई थी। कच्चा तेल $15 प्रति बैरल से बढ़कर $41 प्रति बैरल तक पहुंच गया था। उस समय के हिसाब से यह बहुत बड़ा जंप था। इसके बाद वर्ष 2007 और 8 में दुनिया भर में कच्चे तेल की मांग तेजी से बढ़ी। कच्चा तेल एक साल से भी कम समय में $51 से बढ़कर $147 प्रति बैरल तक पहुंच गया। हालांकि उसके बाद दुनिया भर में आर्थिक मंदी आ गई, जिसकी वजह से कच्चे तेल की कीमत में भी भारी गिरावट आई और फिर यह वापस $36 के भाव तक आ गया। और फिर वर्ष 2011 में अरब स्प्रिंग के दौरान मध्य पूर्व देशों में सरकार विरोध प्रदर्शन हुए और इसका कच्चे तेल की सप्लाई पर असर पड़ा था। और तब भी जो है इसी प्रकार की स्थिति हुई थी। अरब स्प्रिंग के दौरान भी 55% बढ़ गया था कच्चा तेल। और फिर वर्ष 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, तब भी कच्चे तेल की कीमत में एक महीने के अंदर ही 43% की तेजी आ गई थी। जबकि अमेरिका और ईरान के बीच अब जब यह युद्ध शुरू हुआ है, उसके बाद सिर्फ 10 दिनों के अंदर कच्चे तेल के भाव में 63% की तेजी आई है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूं, देखिए दुनिया के इतिहास में कब कब हाल के वर्षों में कच्चे तेल में इसके भाव में इतनी वृद्धि हुई है। खाड़ी युद्ध के दौरान 173% हुआ था दुनिया भर में, फिर 2008 में 188%। ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि इतने कम दिनों में कच्चे तेल की कीमत में इतनी बड़ी तेजी आई है। इसलिए दुनिया भर में बड़ी बड़ी सरकारें, बड़े बड़े देश चिंता में हैं कि अगर यह युद्ध ज्यादा दिनों तक चला तो फिर से दुनिया भर में वर्ष 1973 जैसे हालात बन सकते हैं और इसमें कोई भी सरकार कुछ खास कर नहीं पाएगी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस युद्ध में लगातार कच्चे तेल की रिफाइनरीज पर हमले हो रहे हैं। आज अबू धाबी में ईरान के ड्रोन हमले के बाद अपना एक रिफाइनरी प्लांट बंद कर दिया गया है। यह देखिए, अबू धाबी पर आज एक हमला हुआ है ईरान की तरफ से और इस प्लांट में हर दिन लगभग 9 लाख बैरल कच्चे तेल को रिफाइन करने की क्षमता है। अब इसे भी बंद करना पड़ा है। तो इससे पहले अगर आप देखें तो ईरान ने जो दूसरे अपने पड़ोसी खाड़ी देश हैं उनकी ऑयल रिफाइनरीज पर काफी हमले किए हैं। यानी जो तेल की सप्लाई है उसे बाधित करने की कोशिश की जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को भी बंद कर दिया गया है ताकि उससे भी तेल दूसरे देशों तक ना पहुंचे। और अबू धाबी में जो नया हमला हुआ है उसमें भी यही देखने को मिल रहा है। और इस युद्ध की वजह से दुनिया की जो अर्थव्यवस्थाएं पहले से ही कमजोर हैं, वहां पर तो और भी ज्यादा संकट शुरू हो चुका है। और भारत के पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश में इसका सबसे ज्यादा असर अभी से दिखने लगा है। अब जरा पाकिस्तान की हालत देखिए। पाकिस्तान में तो बुरी हालत हो चुकी है। पाकिस्तान की सरकार ने अपने देश में तेल की खपत को कम करने के लिए आज कई बड़े फैसले लिए हैं। अब पूरे पाकिस्तान में स्कूल और कॉलेज 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिए गए हैं, जबकि यूनिवर्सिटीज में क्लासेस ऑनलाइन होंगी। पाकिस्तान में सरकारी दफ्तर अब एक हफ्ते में सिर्फ 4 दिन खुलेंगे। सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% कर्मचारी अब वर्क फ्रॉम होम करेंगे, घर से ही काम करेंगे ताकि वो सड़कों पर ना निकलें, ताकि पेट्रोल और डीजल की खपत कम हो। 60% सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल अब नहीं किया जाएगा, यानी 60% सरकारी गाड़ियों को खड़ा कर दिया जाएगा, पार्क कर दिया जाएगा। और सरकारी गाड़ियों को 2 महीने तक 50% कम फ्यूल अलाउंस दिया जाएगा। यानी जो बाकी की सरकारी गाड़ियां हैं भी, उनमें भी सिर्फ आधा पेट्रोल और डीजल पड़ेगा। पाकिस्तान के सांसदों की सैलरी में 2 महीने के लिए 25% की कटौती कर दी गई है। और इस संकट के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम 55 रुपए बढ़ा दिए गए हैं और अब ये हैं 266 रुपए से बढ़कर ये 321 रुपए पर लीटर भाव वहां का हो चुका है। तो पाकिस्तान में जो पेट्रोल बिक रहा है वो है 321 रुपए प्रति लीटर। तो वहां पर पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए हैं। अब आपको सुनाते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आज वहां की जनता से इस संकट के बारे में क्या कह रहे थे और फिर जनता ने क्या जवाब दिया।
आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फिल फॉर कटौती की जा रही है। सरकारी और निजी शोबे में इंतहाई जरूरी सर्विसेज को छोड़कर, यानी एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर बाकी तमाम जगहों पर 50% स्टाफ घर से काम करेगा, यानी वर्क फ्रॉम होम। हफ्ते में सिर्फ 4 दिन दफातर खुलेंगे। तेल की बचत के लिए हफ्ते में 1 इजाफी छुट्टी दी जा रही है। जैसे ही स्कूल का बंद ऐलान किया उन्होंने, ये सारी मार्केटें, ये दुकानें बिल्कुल खाली पड़ गई हैं। जैसे और एक्सेसरी का काम करते हैं, यूनिफॉर्म का काम करते हैं, तो उनके लिए भी एक तो मुश्किल हो जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की रिजन बना के तो ये तरीकाकार तो नहीं है। उम्मीद है कि आवाम को इस हद तक रिलीफ मिलेगा कि जब तक ये मौजूदा जो सूरत हाल है, जंगी मामला जो चल रहा है, ये होप्स हो कि जल्द से जल्द ये मामला ख़त्म हो। जो आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत है उसमें भी कमी आए, यहाँ पर पाकिस्तान में भी पेट्रोल की कीमत में कमी आए, ताकि लोग रोजाना की मामूल के मुताबिक अपनी जिंदगी में गुजर बसर करें। तो पाकिस्तान की हालत ख़राब हो चुकी है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही इतनी कमज़ोर है कि उसके अंदर इतनी ताकत ही नहीं बची कि वो इस नए क्राइसिस का सामना कर सके। इसलिए अब पाकिस्तान में आपको आने वाले दिनों में लंबी लंबी लाइन दिखाई देंगी पेट्रोल डीजल के लिए पेट्रोल पंप पर। वहाँ पर स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। 50% कर्मचारी जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे। सरकारी गाड़ियाँ जो हैं वो आधी सरकारी गाड़ियों को खड़ा कर दिया गया है ताकि उनमें पेट्रोल डीजल डालने की नौबत ही ना आए। और बहुत बड़े बड़े कदम वहाँ की सरकार को उठाने पड़े हैं और उन्होंने दाम तो बढ़ा दिए हैं पहले ही। अब देखिए हमारा दूसरा पड़ोसी देश बांग्लादेश ने भी कच्चे तेल के संकट से निपटने के लिए कई सख्त फैसले किए हैं। वहां पर सभी सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को 9 मार्च से ही बंद कर दिया गया है। पेट्रोल पंप्स पर लोगों की भीड़ की वजह से पेट्रोल और डीजल खरीदने की एक सीमा तय कर दी गई है। देश की 5 सरकारी फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में से 4 को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। और भी कई कड़े फैसले वहां की सरकार अभी उठा सकती है, क्योंकि बांग्लादेश में भी इतनी ताकत नहीं बची कि वो इस क्राइसिस का सामना कर सके। उन्हें कुछ सख्त फैसले लेने ही पड़ेंगे। अब देखिए कि हमारे देश में क्या चल रहा है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हमारे देश में भारत अपनी जरूरत का लगभग 90% कच्चा तेल, ये ध्यान से सुनिएगा आप, 90% कच्चा तेल, 66% एलपीजी और 50% एलएनजी हम दूसरे देशों से खरीदते हैं। इसलिए एक बात तो ये याद रखिए कि हमारा जो 90% तेल है ये हम दूसरे देशों से खरीद रहे हैं। और अगर दूसरे देशों में उत्पादन ही नहीं होगा तो ये तेल हम कैसे खरीद पाएंगे। अगर इस तेल के दाम बढ़ जाएंगे तो भारत को इसके लिए और ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, जिससे महंगाई बढ़ेगी। इस महंगाई को कोई रोक नहीं सकता। भारत हर साल लगभग 31 मिलियन टन एलपीजी इस्तेमाल करता है और इसमें से 87% का इस्तेमाल हमारे घरों में होता है, आपकी रसोई में होता है, जबकि 13% का इस्तेमाल कमर्शियल होता है, जैसे होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, दूसरी जगह फैक्ट्रियों में। भारत की एलपीजी का जो टोटल हम आयात है उसका 85 से 90% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर आता है। हमारे देश में एक महीने में 80 लाख टन डीजल और 35 लाख टन पेट्रोल की खपत होती है। और भारत सरकार ने भी इस संकट को देखते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और तैयारियां की हैं। जैसे घरेलू गैस की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू कर दिया गया है। रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल कंपनियों को एलपीजी का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दे दिया गया है कि आप अब उत्पादन को और बढ़ाइए, क्योंकि अब मांग बढ़ेगी। घरेलू स्तर पर तेल उत्पादन में करीब 10% की वृद्धि की गई है। यानी हमारे अपने ही देश में जो हम तेल का उत्पादन करते हैं, हमने पूरा जोर लगा दिया है कि हम अपने देश में होने वाले उत्पादन को अब बढ़ाएं। देश की सभी रिफाइनरीज अब अपनी पूरी 100% क्षमता से काम कर रही है। घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग का समय 21 दिन से बढ़ाकर अब 25 दिन कर दिया गया है, जिससे कोई जमाखोरी ना हो सके। दुनिया के लगभग 40 देशों के साथ कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर अब भारत सरकार बातचीत कर रही है। भारत
दूसरे रास्तों से भी कच्चे तेल और गैस का आयात अब करेगा। दूसरे देशों से बात हो रही है जिनसे हम कच्चा तेल खरीद सकते हैं, गैस खरीद सकते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने आज कहा है कि देश में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए, यानी आप सब के लिए, एलपीजी की कोई कमी नहीं है और किसी को भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी पेट्रोल पंप या डिस्ट्रीब्यूटर के पास पेट्रोल या डीजल का स्टॉक खत्म नहीं हुआ है। तो अभी हमारे देश में बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं। आप जानते हैं कि जब भी कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति हमारे देश के सामने आती है तो हमारे देश में अफवाहें सबसे पहले शुरू हो जाती हैं और हमारे देश के विपक्षी जो नेता हैं वो सबसे पहले लोगों को डराना शुरू कर देते हैं। आप कोविड का समय याद कर लीजिए। हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने और उनके साथ मिले हुए कुछ लोगों ने, एक खास लॉबी ने पूरे देश के लोगों को डराने की कोशिश की कोविड के समय। उसके बाद अब ये जो युद्ध का समय चल रहा है, इस समय जब पूरी दुनिया के देश परेशान हैं, अब फिर से हमारे देश के विपक्षी दल, हमारे विपक्षी नेता और वही लॉबी आपको डराने की कोशिश करेगी, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगी। आपको ये बताया जाएगा कि तेल का संकट आने ही वाला है, एलपीजी का संकट आने वाला है, कोई तैयारी नहीं है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस समय कोई संकट नहीं आया है, तैयारी सरकार कर रही है। जितने भी रास्ते हो सकते हैं उन सब रास्तों पर चर्चा चल रही है कि कैसे तेल की सप्लाई पहले की तरह आती रहे, गैस की सप्लाई आपके घर तक पहले की तरह चलती रहे। और अभी सरकार ने इस प्रकार का कोई संकेत नहीं दिया है कि हम किसी भी प्रकार के क्राइसिस में हैं। लेकिन आप ये देख लीजिए कि पाकिस्तान की क्या हालत हो गई है, बांग्लादेश की क्या हालत हो गई है और यहाँ तक कि बड़े बड़े पश्चिमी देश भी अभी इस ऑयल क्राइसिस से कितने परेशान हैं। लेकिन यहाँ आपको हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि किसी भी देश में जो निर्णायक सरकार होती है, ऐसे समय में किसी भी जो देश है उसकी लीडरशिप सबसे ज़्यादा इस पर निर्भर करता है कि आपकी लीडरशिप कैसी है, आपकी सरकार कितनी दूरदर्शिता के साथ काम करती है, आपकी सरकार ने ऐसे दिनों के लिए पहले से क्या तैयारी करके रखी है। और इसीलिए क्या कहा जाता है कि चुनाव में जब आप अपना वोट डालते हैं तो आपको अपने वोट का इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए। ऐसी सरकार को लाने के लिए करना चाहिए कि वो सरकार आपको इस प्रकार की चुनौतियों से बिना आपका नुकसान किए बचा कर ले जाए। ऐसी नीतियां वो बना कर रखें। और हमारे देश में अभी पर्याप्त भंडार हर चीज़ का है और इस समय आपको घबराने की किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपको ईरान युद्ध के कुछ बड़े अपडेट्स बताते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि अगर ईरान हॉर्मुज की खाड़ी में तेल की सप्लाई रोकने की कोशिश करेगा तो अमेरिका पहले से 20 गुना ज्यादा ताकत से उसके ऊपर हमला करेगा। डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के नेता अली लारिजानी ने सोशल मीडिया पर ही जवाब दे दिया इसका, और उन्होंने लिखा कि ईरान को मिटाने की कोशिश करने वाले कभी सफल नहीं हुए और कहीं ऐसा ना हो कि ईरान को मिटाने की कोशिश में खुद अमेरिका ही खत्म हो जाए। अली लारिजानी ने यह भी लिखा कि युद्ध भड़काने वालों के लिए हॉर्मुज की खाड़ी हार और तबाही का रास्ता साबित होगा। अमेरिका के मुताबिक आज अमेरिकी सेना ईरान पर अपना सबसे बड़ा और सबसे घातक हमला कर रही है। अब आपको ईरान युद्ध का अर्थशास्त्र समझाते हैं। अमेरिका की एक बड़ी मशहूर मैगजीन है जिसका नाम है पॉलिटिको। इस मैगजीन के मुताबिक अमेरिका अब इस युद्ध पर हर दिन लगभग 18,000 करोड़ रुपए का खर्च कर रहा है। यानी अमेरिका हर घंटे लगभग 750 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है इस युद्ध पर। एक और अमेरिकी थिंक टैंक के मुताबिक पहले 100 घंटों में ही इस युद्ध पर लगभग 34,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए और ज्यादातर खर्च बॉम्ब्स और मिसाइल पर हुआ। अमेरिकी सेना ने ईरान में लगभग 5,000 लक्ष्यों पर हमले किए हैं, टारगेट्स पर हमले किए हैं, जिसमें अब तक ईरान के लगभग 50 वॉरशिप्स नष्ट हो चुके हैं और 80 से 90% मिसाइल लॉन्चर्स भी उसके नष्ट हो चुके हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के वॉरशिप्स अपने कब्जे में लेकर उनके सैनिकों से उन्होंने सरेंडर नहीं करवाया, बल्कि उसकी जगह उन वॉरशिप्स को उन्होंने पानी में ही डुबो दिया, क्योंकि अमेरिकी सेना को इन्हें डुबोने में ज्यादा मजा आता है। यह बयान दिया है अमेरिका के राष्ट्रपति ने। अब सोचिए, अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि हम चाहते तो ये जो ईरान के वॉरशिप्स हैं इनसे सरेंडर करवाकर
इन्हें अपने कब्जे में ले सकते थे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें और हमारी सेना को इन वॉरशिप्स को पानी में डुबोकर ज्यादा मजा आता है। इससे आपको अमेरिका की मानसिकता और वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मानसिकता के बारे में पता चलता है। किसी वॉरशिप को डुबो देना और उसमें मौजूद सैनिकों को मार डालना भी उनके लिए एक मनोरंजन का साधन जैसा है, और आप ये भी कह सकते हैं कि यही तो है अपनी ताकत का दुरुपयोग करना। Iran's drone and missile capability is being utterly demolished. The Navy is gone. It's all lying at the bottom of the ocean. 46 ships. Can you believe it? In fact, I got a little upset with our people. I said, what quality of ship? Excellent, sir. Top of the line. I said, why did we just capture the ship? We could have used it. Why did we sink them? He said, it's more fun to sink them. I said, that's a... They like sinking them better. They say it's safer to sink them. I guess it's probably true. तो आप देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि हमारी सेना को उन शिप्स को डुबोने में मजा आता है, जबकि उनके पास ये विकल्प था कि वो उन वॉरशिप्स को कह सकते थे कि वो सरेंडर कर दे, जिससे ईरान के इन सैनिकों की जान बच सकती थी। तो किस स्तर पर यह युद्ध लड़ा जा रहा है, किस क्रूरता के साथ ये युद्ध लड़ा जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। इजराइल के मुताबिक वो भी ईरान पर 7,500 बॉम्ब्स और मिसाइल से हमला कर चुका है और ईरान के लगभग 150 एयर डिफेंस सिस्टम्स को नष्ट कर चुका है। ईरान ने भी बदले में जो हमले किए हैं, ईरान के हमलों से पश्चिमी एशिया में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के 4 थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम और 1 अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम नष्ट हो चुके हैं, और सिर्फ इन 5 सिस्टम्स की कुल कीमत है लगभग 82,000 करोड़ रुपए। पूरी दुनिया में सिर्फ 10 थर्ड सिस्टम्स हैं और उसमें से 4 ईरान ने नष्ट कर दिए हैं, अब 6 बचे हैं, और ऐसा एक सिस्टम का निर्माण करने में लगभग 2 से 3 वर्षों का समय लगता है। यानी ऐसा भी नहीं है कि अगर इतने सारे थर्ड सिस्टम्स जो हैं नष्ट हो गए अमेरिका के, तो वो तुरंत इनका निर्माण कर लेगा, उसमें भी बहुत समय लगेगा। ईरान के हमलों में अमेरिका का वो अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम भी नष्ट हो गया जो 5,000 किलोमीटर की रेंज में एक साथ सैकड़ों मिसाइल्स को रोक सकता है, निगरानी कर सकता है। ईरान के मुताबिक अब तक उसने पश्चिमी एशिया में कुल मिलाकर 10 रेडार नष्ट किए हैं, और इस युद्ध में ईरान अपने शाहिद ड्रोन्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। और ये जो शाहिद ड्रोन्स हैं ये बड़े सस्ते होते हैं, इनकी कीमत सिर्फ 18 लाख से 40 लाख रुपए है, लेकिन इन ड्रोन्स को मार गिराने वाले अमेरिका के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की एक मिसाइल 36 करोड़ रुपए की है, और थर्ड की एक मिसाइल की कीमत है 135 करोड़ रुपए। तो आप सोचिए कि ईरान जिस शाहिद ड्रोन से हमला कर रहा है उसकी कीमत है 18 से 40 लाख रुपए, और इस ड्रोन को मारने के लिए अमेरिका जिस मिसाइल का इस्तेमाल करता है उसकी कीमत है 36 करोड़ रुपए। ईरान का दावा है कि उसने 500 करोड़ रुपए के अमेरिका और इजराइल के 11 बड़े ड्रोन्स मार गिराए हैं, यानी 5,500 करोड़ रुपए के तो सिर्फ ड्रोन्स ही नष्ट हो चुके हैं अमेरिका के और इजराइल के। युद्ध के शुरू के 2 दिनों में ही अमेरिका के 3 F-15 फाइटर जेट्स भी नष्ट हो गए थे, और ऐसे एक फाइटर जेट की कीमत 900 करोड़ रुपए के आसपास है, यानी 2,700 करोड़ रुपए के ये 3 फाइटर जेट्स नष्ट हो चुके हैं। इस युद्ध पर अमेरिका के कुल खर्च को लेकर 2 बड़े अनुमान इस समय आए हैं। पहला लगभग 3.6 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है, और दूसरा लगभग 19 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है। अलग अलग एजेंसियों ने अपने अलग अलग अनुमान लगाए हैं। अब तक इस युद्ध में ईरान के 1,230 लोग मारे गए हैं, जबकि अमेरिका के 7 सैनिकों की मौत इसमें हो चुकी है। अब शुरू में अमेरिका ने सोचा तो ये था, डोनाल्ड ट्रंप ने ये सोचा था कि वो कुछ ही दिनों में ईरान के इस युद्ध को समाप्त कर देंगे, ईरान की सत्ता बदल जाएगी और ईरान सरेंडर कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 11 दिन बीत चुके हैं, नुकसान दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा हुआ है। इसलिए अब ईरान युद्ध को ख़त्म करना अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक बहुत बड़ी मजबूरी भी बन सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप अब इस स्थिति में फंस गए हैं। अमेरिका के मीडिया के मुताबिक, वहाँ के जो बड़े बड़े अखबार हैं जो छाप रहे हैं खबरें, उनके मुताबिक
राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार अब उन्हें ईरान युद्ध से बाहर निकलने के लिए कह रहे हैं। तो क्या ट्रंप अब किसी एग्जिट प्लान पर काम कर रहे हैं कि कैसे इस युद्ध से बाहर निकला जाए? ट्रंप पर दबाव की कई वजहें हैं। युद्ध शुरू होने के बाद तेल की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, जिसका असर अमेरिका पर भी पड़ेगा। अमेरिका के ज्यादातर लोग पहले ही इस युद्ध के बहुत खिलाफ हैं, इसलिए ट्रंप की जो लोकप्रियता है वो नीचे जा सकती है। अब तक 7 अमेरिकी सैनिक मारे भी जा चुके हैं। अगर खर्च और सैनिकों की मौत ऐसे ही बढ़ती रहीं तो अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शंस में ट्रंप को नुकसान हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका और इजरायल के बड़े हमलों के बावजूद ईरान सरेंडर नहीं कर रहा और अपने एग्जिट प्लान के तहत राष्ट्रपति ट्रंप पहली बार अब ये कह रहे हैं कि ईरान युद्ध जल्द ही खत्म हो जाएगा। पहले उन्होंने कहा था कि यह युद्ध 4 से 5 हफ्तों तक चल सकता है और कल इस युद्ध के खत्म होने का ऐलान ट्रंप ने एक नहीं बल्कि 2 बार किया है। हालांकि ट्रंप की किसी भी बात को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। जब सामने खड़े रिपोर्टर से ये पूछते हैं कि युद्ध कब खत्म होगा तो ट्रंप के पास और कोई विकल्प नहीं होता सिवाय इसके कि वो ये कहें कि हाँ, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। On Iran, you called it an excursion. You said it would be over soon. Are you thinking this week it will be over? No, Are you talking but soon. about days? I think soon. Okay, and with respect Very soon. Look, everything they have is A lot of work, a lot of brilliant work, but we're going to have a much safer world as soon as it's finished, and it's going to be finished pretty quickly. तो ट्रंप कह तो रहे हैं कि जल्द खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जल्द का क्या मतलब है? जल्द खत्म होने का मतलब है 2 दिन में खत्म होगा, 1 हफ्ते में खत्म होगा, 4 हफ्ते में खत्म होगा या कई महीनों में खत्म होगा, ये कोई नहीं जानता। ट्रंप कह रहे हैं कि ये युद्ध जल्द खत्म हो सकता है, लेकिन ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड ये कह रहा है कि युद्ध रोकने का फैसला अब अमेरिका के हाथ में है ही नहीं। अब ये फैसला ईरान करेगा कि ये युद्ध कब रुकेगा। यानी शुरू अमेरिका ने किया था, लेकिन इस युद्ध को खत्म ईरान करेगा। ईरान का कॉन्फिडेंस देखिए आप। जब तक अमेरिका और इजराइल के हमले चलते रहेंगे तब तक ईरान जवाबी हमले करता रहेगा, ऐसा ईरान का कहना है। ईरान बड़ी संख्या में मिसाइल्स और ड्रोन से हमले करके एक लंबा युद्ध लड़कर रणनीतिक तौर पर अमेरिका को थका देना चाहता है। ईरान मानता है कि अगर युद्ध लंबा चला तो तेल की कीमतें बढ़ती चली जाएंगी और इन बढ़ती कीमतों के दबाव में अमेरिका उसके साथ समझौता करने के लिए मजबूर हो सकता है, क्योंकि ईरान इस बात को समझ चुका है कि वो अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं, खाड़ी देश हैं, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग देश हैं, उन पर लगातार हमले कर रहा है, उनकी इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को खराब कर रहा है। लोग, जो विदेशी लोग वहां रहा करते थे, वो छोड़ कर वहां से जा रहे हैं, भाग रहे हैं। लोगों के बीच में डर है। ऑयल रिफाइनरीज लगातार बंद हो रही हैं, ऑयल सप्लाई पर बहुत बुरा असर पड़ा है और दुनिया भर में जो तेल है वो बहुत महंगा हो गया है और इसकी वजह से पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आ सकती है। इसकी वजह से पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ सकती है और ये महंगाई अमेरिका तक भी पहुंचेगी और ईरान यही चाहता है कि अमेरिका पर लगातार दबाव बढ़ता रहे और अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं, खाड़ी देश, इन पर भी ये दबाव लगातार बढ़ता जाए और एक दिन ऐसा आ जाए जब ये खाड़ी देश ही अमेरिका को कहें कि अब बहुत हुआ, अब आप इस युद्ध को रोक दीजिए। एक और बड़ी गलती जो अमेरिका ने की, देखिए, युद्ध शुरू होने से पहले जब ईरान के अंदर लाखों प्रोटेस्टर्स सड़क पर खामनेई के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तब पूरी दुनिया में ईरान की आलोचना हो रही थी, पूरी दुनिया में खामनेई की आलोचना हो रही थी, पूरी दुनिया की राय ईरान के खिलाफ थी, खामनेई के खिलाफ थी। खामनेई पर आरोप लग रहे थे कि खामनेई जबरदस्ती अपनी सेना का इस्तेमाल करके वहां के युवाओं के इस प्रदर्शन को दबा रहे हैं, वहां पर अत्याचार हो रहा है और पूरी दुनिया चुपचाप ये होते हुए देख रही थी। वहां तक पूरी दुनिया की राय ईरान के बारे में नेगेटिव थी और अगर कुछ दिन और ऐसा ही चलता रहता तो ईरान की छवि और खराब होती, खामनेई की स्थिति अपने आप ही बहुत कमजोर हो जाती। लेकिन बीच में इस दौरान अमेरिका द्वारा ईरान पर हमला करने से अब ईरान की छवि पहले से बेहतर होने लगी है और अमेरिका की छवि अब खराब हो रही है। अब पूरी दुनिया में लोग अमेरिका पर सवाल उठा रहे हैं और दुनिया की जो सहानुभूति है वो ईरान की तरफ ज्यादा जा रही है। लोगों को लगता है कि इतने सारे शक्तिशाली देशों ने मिलकर एक ईरान पर हमला कर दिया और इसकी वजह से ईरान में निहत्थे लोगों की जान जा रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और इसी बात पर
आपको एक अगली खबर अब मैं बताता हूं। आपको याद होगा ईरान के जिस मिनाब स्कूल पर हमला हुआ था, जिस जगह पर, यह मिनाब नाम की जो जगह थी, यहां पर एक मिसाइल हमला हुआ था, उसके लिए इजराइल नहीं बल्कि अमेरिका जिम्मेदार है। पहले कहा गया था कि छोटे छोटे स्कूली बच्चों पर जो यह हमला हुआ है ये इजराइल ने किया है, लेकिन अब कई रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं जो ये दावा कर रही हैं कि इस स्कूल पर हमला असल में इजराइल ने नहीं बल्कि अमेरिका ने किया था। और ये पता ऐसे चला क्योंकि वहां से अमेरिका की टोमाहोक मिसाइल्स वहां से मिली हैं और अब ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने अपनी टोमाहोक मिसाइल से यह हमला किया। लेकिन अमेरिका अभी भी इस जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं कर रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि टोमाहोक मिसाइल अमेरिका के अलावा दूसरे देश भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए अगर वहां से टोमाहोक मिसाइल मिली है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये अमेरिका की मिसाइल है। आपको याद होगा हमने आपको बताया था कैसे ईरान में एक स्कूल पर जब हमला किया गया तो उसमें 168 छोटी छोटी छात्राओं, बच्चियों की मौत हो गई थी और इसमें ज्यादातर बच्चियां 7 से 12 साल की थीं। ईरान युद्ध के पहले ही दिन 28 फरवरी को इस स्कूल पर हमला हुआ था और इस हमले की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया और इसे ईरान युद्ध की सबसे बड़ी त्रासदी बताया गया। ईरान ने इसके लिए अमेरिका और इजराइल दोनों को जिम्मेदार ठहराया था। इजराइल ने इस हमले से पहले ही इनकार किया और कहा कि यह हमला हमने किया ही नहीं है, जबकि अमेरिकी सेना ने कहा कि इस पर अभी हम जांच कर रहे हैं। लेकिन इस विवाद में एक बड़ी सच्चाई तब आई जब ईरान की एक न्यूज एजेंसी ने इस स्कूल पर मिसाइल हमले का एक वीडियो जारी किया। और ये जो वीडियो आपने देखा, इस वीडियो में आप इस स्कूल पर मिसाइल हमले की तस्वीरें देखी आपने। इस वीडियो को देखने के बाद कई रक्षा विशेषज्ञों ने यह दावा किया कि जो मिसाइल इसमें दिखाई दे रही है ये अमेरिका की टोमाहॉक मिसाइल है, क्योंकि इसका डिजाइन, इसका साइज और इसके विंग्स बिल्कुल टोमाहॉक मिसाइल की तरह हैं। रक्षा विशेषज्ञों का यह भी दावा है कि इस युद्ध में टोमाहॉक मिसाइल का इस्तेमाल सिर्फ अमेरिका ही कर रहा है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ये कहते हैं कि टोमाहॉक मिसाइल का इस्तेमाल ईरान सहित कुछ और देश भी करते हैं। हालांकि अमेरिका खुद इस मिसाइल को बनाता है, निर्माण करता है इसका, और अमेरिका ही इस टोमाहॉक मिसाइल को बनाकर दूसरे देशों को बेचता है। और अमेरिका ने आज तक कभी ईरान को टोमाहॉक मिसाइल बेचने की बात कम से कम दुनिया को तो कभी नहीं बताई। इसलिए अगर ये टोमाहॉक मिसाइल थी तो इसका मतलब ये है कि ये हमला, इन मासूम बच्चियों पर जो हमला हुआ जिसमें सबकी जान चली गई, ये हमला अमेरिका ने किया था। I will say that the Tomahawk, which is one of the most powerful weapons around, is used by, is sold and used by other countries, you know that. And whether it's Iran, who also has some Tomahawks, I wish they had more, but whether it's Iran or somebody else, the fact that a Tomahawk is very generic, it's sold to other countries, but that's being investigated right now. अब देखिए, इस युद्ध में 3 देश शामिल हैं, अमेरिका, इजराइल और ईरान, और इन तीनों में से सिर्फ अमेरिका के पास ही ये टोमाहॉक मिसाइल है। दुनिया में अमेरिका ने 2 और देशों को ये मिसाइल बेची है और इन देशों के नाम है ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। यानी आशंका यही है कि अमेरिका ने ही ईरान के इस स्कूल पर यह मिसाइल हमला किया है। हालांकि ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि इस पर अभी जांच चल रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक जांच से यही लगता है कि इस हमले के लिए अमेरिका की सेना ही जिम्मेदार है। अब सवाल यह है कि आखिर अमेरिका की सेना से इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? क्या अमेरिका की सेना को यह नहीं पता था कि जहां पर वो हमला कर रहे हैं वो एक स्कूल है और वहां पर 7 से 12 साल की छोटी छोटी बच्चियां पढ़ती हैं? टोमाहॉक मिसाइल में एक बहुत ही खास टेक्नोलॉजी होती है जिसे डिजिटल सीन मैचिंग कहते हैं। इस मिसाइल के कंप्यूटर में पहले से टारगेट की एक तस्वीर फीड कर दी जाती है और हमले के दौरान यह मिसाइल अपने लक्ष्य को उसी तस्वीर से मैच करती है और फिर उसकी पहचान करके ठीक उसी जगह पर हमला करती है।
इसलिए टॉमाहॉक को दुनिया की सबसे सटीक मिसाइल्स में से एक माना जाता है। आपने जो कोऑर्डिनेट्स इसमें फिट कर दिए ठीक वहीं पर जाकर लगती है और ऐसी एक मिसाइल की कीमत 22 करोड़ रुपए है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का यह कहना है कि अगर इस मिसाइल के कंप्यूटर में सैटेलाइट इमेज ही गलत फीड कर दी जाए या गलत कोऑर्डिनेट्स फीड कर दिए जाएं या फिर इंटेलिजेंस में कोई चूक हो जाए तो यह मिसाइल गलत बिल्डिंग को भी निशाना बना सकती है, गलत जगह जाकर लग सकती है। अब यह कहा जा रहा है कि असल में अमेरिकी सेना का निशाना यह स्कूल था ही नहीं, बल्कि स्कूल के पास मौजूद ईरान की सेना का एक मिलिट्री बेस था। लेकिन गलत इंटेलिजेंस इनपुट्स की वजह से गलती से उस मिलिट्री बेस की बजाय इस स्कूल पर हमला कर दिया गया। वर्ष 2013 की सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक यह स्कूल और मिलिट्री बेस किसी जमाने में एक ही कैंपस का हिस्सा हुआ करते थे, यानी बिल्कुल दोनों करीब थे एक दूसरे के। लेकिन वर्ष 2016 में दोनों के बीच एक दीवार बना दी गई और स्कूल के लिए अलग से एक प्रवेश द्वार बना दिया गया, यानी स्कूल की बिल्डिंग अलग हो गई, उसका गेट अलग हो गया और मिलिट्री बेस की बिल्डिंग अलग थी, उसका गेट अलग था। और 10 साल पहले ही ईरान की सेना इस मिलिट्री बेस को छोड़ भी चुकी थी, अब वहां मिलिट्री बेस है भी नहीं, यानी इस समय यह मिलिट्री बेस खाली था। लेकिन इस इंटेलिजेंस के आधार पर हो सकता है कि अमेरिका की सेना ने इस स्कूल पर हमला कर दिया हो, यह सोचते हुए कि वहां पर कोई मिलिट्री बेस है, और इतनी बड़ी चूक हो गई कि 168 छोटी छोटी बच्चियां इस हमले में मारी गई। वैसे पहली बार नहीं, इतिहास में कई बार ऐसा हो चुका है जब अमेरिका की सेना ने टारगेटिंग एरर की वजह से नागरिक ठिकानों पर हमला कर दिया। इसे युद्ध में अक्सर कोलैटरल डैमेज कहते हैं। वर्ष 2021 में अमेरिकी सेना ने काबुल में एक कार में आतंकवादी होने के शक में उस कार पर ड्रोन हमला कर दिया। बाद में पता चला कि असल में उस गाड़ी में एक एनजीओ का कर्मचारी और उसका परिवार था और इस हमले में 7 बच्चों सहित 10 निर्दोष लोग मारे गए। वर्ष 2015 में भी अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान के कुंदुज शहर में बमबारी की थी और उन्होंने सोचा कि यह आतंकवादियों का ठिकाना है, लेकिन असल में यह एक अस्पताल था और इसमें तब 42 लोग मारे गए थे। ये भी सारे निर्दोष लोग थे। तो क्या ईरान के स्कूली बच्चों पर हमला भी अमेरिकी सेना की एक ऐसी ही बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी चूक है? ये जो ताबूत आप देख रहे हैं, ये उन्हीं छोटी छोटी बच्चियों के हैं जो किसी ना किसी की गलती से आज इस दुनिया में नहीं है। अमेरिकी सेना ईरान युद्ध में तेज रफ्तार से हमलों के लिए एआई का इस्तेमाल भी कर रही है और कई बार आप जानते हैं कि एआई भी गलती कर सकता है। तो कहीं ये चूक एआई का तो नहीं है, ये भी हो सकता है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये चूक एआई की वजह से हुई हो। अब देखिए, इस युद्ध के बीच रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से आज 2 बड़े ऑफर आए हैं। पहला ऑफर ईरान युद्ध में सीज फायर का है और दूसरा यूरोपीय देशों को तेल की सप्लाई करने का ऑफर उन्होंने दिया है। 9 मार्च को रशिया के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई। यह बातचीत लगभग 1 घंटे तक चली। बड़ी बात यह है कि इस बातचीत की पहल अमेरिका की तरफ से हुई थी और रशिया के मुताबिक पुतिन ने ईरान में युद्ध को खत्म कराने के लिए मध्यस्थता के कई डिप्लोमेटिक प्लान्स दिए और कहा कि वो इस युद्ध को समाप्त करा सकते हैं और सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। राष्ट्रपति पुतिन का कहना है कि रशिया ने कभी भी यूरोप के साथ काम करने से इनकार नहीं किया, लेकिन यूरोप को भी राजनीतिक दबाव से बाहर निकलकर अब अपना कदम बढ़ाना पड़ेगा। अब आप इस बातचीत पर पुतिन और ट्रंप का, यानी दोनों राष्ट्रपतियों का, ये बयान सुनिए। Вещь, мы должны из этого исходить. Поэтому я попросил вас собраться и мы готовы работать и с европейцами. Но нам нужны какие-то сигналы от них, что они готовы и тоже хотят работать и обеспечат нам эту устойчивость и стабильность. I had a very good call with President Putin. We had a lot of people on the line from our side, from his side. We were talking about Ukraine, which is just a never-ending fight. And look, there's tremendous hatred between President Putin and President Zelensky. They can't seem to get it together. But I think it was a positive call on that subject. And we obviously talked then about the Middle East.
and he wants to be helpful. I said, you could be more helpful by getting the Ukraine-Russia war over with. That would be more helpful. But we had a very good talk, and he wants to be very constructive. तो ये दो महाशक्तियां हैं, दुनिया के दो बहुत बड़े लीडर्स हैं, राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन, और स्थिति ऐसी हो गई कि इन दोनों को एक दूसरे से बात करनी ही पड़ी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में इस समय तेल की और गैस की कमी हो गई है और सबसे ज़्यादा परेशान है यूरोप के देश। तो अब राष्ट्रपति पुतिन कह रहे हैं कि रशिया यूरोप को तेल और गैस की सप्लाई करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि रशिया के पास आज भी तेल और गैस की भरपूर सप्लाई है। लेकिन इसके लिए यूरोप को रशिया से अनुरोध करना पड़ेगा। अब आप राष्ट्रपति पुतिन की इस शानदार डिप्लोमेसी को समझिए। जिन यूरोपीय देशों ने रशिया पर यूक्रेन युद्ध के समय प्रतिबंध लगाए थे, कहा था कि हम तो रशिया से कभी बात नहीं करेंगे, रशिया पर लगर से कभी कोई बिजनेस नहीं करेंगे, रशिया पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा देंगे, रशिया की अर्थव्यवस्था का गला घोंट देंगे, उसी यूरोप को अब इस तेल संकट में राष्ट्रपति पुतिन रशिया से तेल लेने का ऑफर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपको तेल देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको पहले रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, आपको पहले अनुरोध करना पड़ेगा कि आप हमें तेल दे दीजिए, हमें गैस दे दीजिए। ये असल में कितना करारा जवाब है यूरोपीय देशों को, पश्चिमी देशों को, जिन्होंने एक ज़माने में रशिया पर इतने बड़े बड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। अब ये देखना होगा कि यूरोप के ये देश आखिर क्या करेंगे जब गैस की किल्लत हो जाएगी, जब तेल की किल्लत हो जाएगी, तो फिर किसके पास जाएंगे। और इस समय दुनिया में एक ही ऐसा देश है जिसके पास पर्याप्त गैस भी है और पर्याप्त तेल भी है, और वो है रशिया। अब एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कैसे आंध्र प्रदेश में मिलावटी दूध पीने से 11 लोगों की मौत हो गई, और इस दूध में एक ऐसा खतरनाक केमिकल पाया गया जिसका इस्तेमाल गाड़ियों में किया जाता है। विकसित भारत का विकसित भारत। वर्किंग मॉम हूं ना, जॉब के साथ सबका ध्यान रखना पड़ता है। बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करो, हस्बैंड को ऑफिस के लिए, अब इन सब के साथ रोड पे अनसर्टेनिटी के लिए भी रेडी रहो। That's too much to ask for। पर जब से गाड़ी में जेके स्मार्ट टायर लगवाए हैं, एक टेंशन तो कम हो। JK Smart Tire with embedded sensor technology that gives you real-time alerts, which saves fuel and makes drives safer। Thanks to JK Smart Tires। अब लग रहा है कमान तो मेरे ही हाथ में है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। टेबल के ऊपर जब भी खाते हैं दबा के खाते, ये भाई साहब सब पचा देते। पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खा। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ। विकसित भारत का विकसित भारत। अभी ब्रेक से पहले हम आपको तेल संकट के बारे में बता रहे थे और आपको बता रहे थे कि इस युद्ध में जो भी हमले हो रहे हैं, असल में उनका बिल अब आपके घर तक पहुंचना शुरू हो गया है, और इसका असर आपके बजट पर भी पड़ेगा, आपकी रसोई पर भी पड़ेगा। लेकिन अपने देश में भी बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसका असर आपके घर पर, आपकी रसोई में, आपके बच्चों पर और आपके परिवार पर पड़ेगा। अब एक बहुत दुखद और चिंताजनक खबर आपको बताते हैं जो अपने देश से आई है। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले में जहरीला दूध पीने की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई। सोचिए, 11 लोगों की मौत हो गई। इस दूध की वजह से इन लोगों की किडनी को बहुत नुकसान पहुंचा, जिससे इनकी मौत हो गई। जब जांच की गई तो पता चला कि 16 फरवरी को एक डेयरी की दुकान से 110 घरों में मिलावटी दूध की सप्लाई की गई थी, और आंध्र प्रदेश पुलिस ने मिलावटी दूध बेचने वाले इस दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया है, और इस दूध की सप्लाई करने वाले व्यक्ति की तलाश अभी जारी है। फोरेंसिक जांच में इस दूध में
एथिलीन ग्लाइकॉल नाम का एक केमिकल पाया गया है। ये एक इंडस्ट्रियल केमिकल होता है। इसका इस्तेमाल मशीनों और गाड़ियों को ओवरहीट होने से बचाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा पॉलिएस्टर और प्लास्टिक बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। ये केमिकल इतना ज़्यादा जहरीला होता है, ख़तरनाक होता है कि जब इसका इस्तेमाल किया जाता है मशीनों में तो मास्क पहनना पड़ता है। अगर गलती से किसी व्यक्ति के शरीर में ये केमिकल चला जाए तो किडनी, दिमाग और नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। अब प्रशासन का कहना है कि जिस कूलिंग टैंक में ये दूध रखा हुआ था उसकी मशीन से लीक होकर शायद ये खतरनाक केमिकल दूध में मिल गया होगा और इसकी वजह से ये दूध जहर बन गया। इसके बावजूद आरोपी दुकानदार ने वही दूध सैकड़ों घरों में सप्लाई कर दिया। अब FSSAI ने आंध्र प्रदेश सरकार से इस घटना पर पूरी रिपोर्ट मांगी है। हमारे देश में दूध और इससे बने खाने पीने के सामान में बहुत ज़्यादा मिलावट हो रही है। हैरानी इस बात की है कि खुले में बिकने वाले दूध ही नहीं बल्कि पैकेट वाले दूध की शुद्धता पर भी अभी सवाल उठते हैं। वर्ष 2024 से 2025 में पूरे देश में दूध के 33,405 सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें से 12,780 सैंपल मिलावटी पाए गए। वर्ष 2023 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट में खाने पीने के सामानों में मिलावट को एक गंभीर अपराध माना गया। मिलावट करने या मिलावटी सामान को बेचने पर 1 लाख से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है, 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा है। अगर मिलावटी खाना या पीने से किसी व्यक्ति की जान चली जाए तो दोषी को उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। फिर भी हमारे देश में खाने पीने में मिलावट का यह कारोबार आज भी जारी है। इसकी 3 वजह हैं। पहला, मिलावट करने वालों को आज भी सख्त कार्रवाई का कोई डर नहीं। दूसरा, मिलावट के खिलाफ हमारे देश में कोई अभियान चलता ही नहीं। और तीसरा, लोग सस्ता या नया ऑफर देखकर क्वालिटी से बहुत आसानी से समझौता कर लेते हैं। जो भी चीज़ सस्ती मिलती है, चाहे वो मिलावटी ही क्यों ना हो, हमारे देश की जनता उसे खरीद भी लेती है। अक्सर लोग मिलावट को बहुत छोटी मोटी बात समझकर इग्नोर कर देते हैं। भारत में दूध, घी और दही को शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। हमारे हर पूजा पाठ की शुरुआत दूध से होती है, दही से होती है, घी से होती है। और हर माँ पूरे विश्वास के साथ अपने बच्चे को बाहर का दूध पिलाती है, लेकिन उसी दूध में हमारे देश में सबसे ज़्यादा मिलावट हो रही है। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारे ही देश में आज अगर आप बाहर जाएं तो दूध में भी आपको मिलावट मिलेगी, पनीर में भी आपको मिलावट मिलेगी। ये मिलावट असल में हमारे देश की एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है और सरकारों को इसे लेकर अब बहुत बड़ा एक्शन लेने का समय आ गया है। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। विकसित भारत का विकसित भारत। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। विकसित भारत का विकसित भारत। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और स्वभाव से इतने छोटे बने कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके और अपने कर्मों से इतने बड़े बने कि जब आप उठें तो कोई बैठा ना रहे।
नमस्कार। हमें पता है, हमें पता है, हमें पता है।